Hello friends. In this episode of Kaksha, we will discuss or study about integration, which is actually contained in the second part of NCERT textbook of class 12 mathematics. तो आगे जाके हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन, हाउ इंटीग्रेशन अफेक्ट्स इन मैथमेटिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी कैन यूज इन आवर मैथमेटिकल पार्ट्स। और सबसे बड़ी जो चीज है इंटीग्रेशन की कुछ बारीकियां है जो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेंगी, मतलब कहीं और आप लोगों को ये सीखने को नहीं मिलेगा। इस एपिसोड में आप सब ये सीख सकते हो। और इंटीग्रेशन के जो सारे एक्सरसाइजेस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, मगर इस एपिसोड में हम लोग 7.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आगे चलते हुए एक एक एपिसोड में सारे जो एक्सरसाइज है एक दो करके हम लोग उसको खत्म कर देंगे। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इंटीग्रेशन को करके, बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है मुझे मैं आपको लोगों को इस बारे में बहुत सारा हेल्प भी कर पाऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रेड्डी मित्र और कक्षा के इस एपिसोड में हमेशा की तरह आप लोगों का स्वागत है। चलो शुरू करा जाक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या बात है, पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं। dy by dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। वो तो हम लोगों ने क्लास 11 पे ही पढ़ लिया था। सर इससे क्या पूछेंगे, मैं ये पूछने की कोशिश करूंगा एफ डैश एक्स एक्चुअली है क्या। आप लोगों को पता है एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स कोई एक फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव किया गया है। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई या फिर dy by dx। कैसे, क्या मतलब इसका, एक्स रेस्पेक्ट में y को डेरिवेटिव किया गया है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अभी आप लोगों को अगर ये पूछा जाए कि इसमें से आप लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन मिला है, वो वाला निकाल के दिखाओ। संभव है? वो वाला निकाल के दिखाओ। अब तक हम लोगों ने वैसा कुछ तरीका यहाँ पर सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। इसी चैप्टर में हम लोग इसी प्रोसेस के लिए, इसी तरीके के लिए, इसी टर्म्स जो है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो उल्टा प्रोसेस है, डेरिवेटिव में से अगर उल्टा करके हम लोगों को ओरिजिनल फंक्शंस को निकालने, ओरिजिनल फंक्शंस को निकालने का जो तरीका है उसी तरीके को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। आसान भाषा में सीधी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें आप लोगों को कहीं और पढ़ाया नहीं जाएगा, कोई ये सारी चीजें बताता भी नहीं है। अलग अलग करके सबको जाके पूछो व्हाट इज इंटीग्रेशन, दे विल टेल यू दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस। अरे भाई इससे आगे भी बढ़ो, उसको डिटेल में समझाओ क्या बात है। डेरिवेटिव का जो उल्टा प्रोसेस करने के बाद डेरिवेटिव में से अगर हमने ओरिजिनल फंक्शंस को निकालने, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। बराबर, वो तो सबको पता है, बुक्स में भी लिखा हुआ है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज एन एल्गोरिथम, इंटीग्रेशन इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शंस फ्रॉम द गिवन डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेरिवेटिव। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव। इसको इंटीग्रेशन नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, चीजों को आसान की तरह, आसान भाषा में दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखिए। लोग कहते हैं कि एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन। नो, एंटी डेरिवेटिव इज अ फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव इज अ फंक्शन व्हिच इज द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ ए डेराइवेबल फंक्शन। डेरिवेटिव को में से अगर मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव क्या है? फंक्शन को डैश करने के बाद या फिर उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद जो निकल के आ रहे हैं उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और उसमें से जो चीज निकल के आ रहे हैं एफ एक्स, उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। और जो प्रोसेस है डेरिवेटिव में से एंटी डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी एक दूसरा चीज आ रहा है आप लोगों के दिमाग में, मुझे पता है। इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है? दोनों क्या सेम है? नहीं जी, दोनों सेम नहीं है। यही अंतर इसी क्लास में आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शंस फ्रॉम डेरिवेबल फंक्शंस और द डेरिवेटिव फंक्शंस। एंड व्हाट इज इंटीग्रल? आई विल टेल यू दैट इंटीग्रल इज अ फॉर्मूला. Integral is a formula. The formula that gives all the antiderivatives is called integral. ठीक है, द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स, जो एंटी डेरिवेटिव्स हमें मिल रहे हैं, ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रल. सिर्फ उसको इंटीग्रल नहीं कहते, उसको कहते हैं इंडेफिनेट.
इनडेफिनेट इंटीग्रल, सीधी बात है, सीधा चीज है, कंफ्यूज्ड मत होना। ये सारे क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे कहीं भी जगह पर, 12th के बाद आप लोगों को अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देना पड़ सकता है, वो भी कॉलेज के बाद भी इंटरव्यू देना पड़ सकता है। अभी जो टर्म्स में चेंजेस हुए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, तो कहीं पर भी इसके लिए आप लोगों को पूछा जा सकता है। मतलब मैंने बहुत सारे तो मैथमेटिशियन को बोलते सुना है कि इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन आर द सेम थिंग। नो सर, they are different. Antiderivative and integration are the same thing. No, this just identify all these things separately. ठीक है, what is antiderivative, what is integration, what are integrals and what is indefinite integral. इंटीग्रल करके ऐसा तरीके का हम लोग कुछ और बताते नहीं, उसको सीधी तरीके से indefinite integral बताते हैं. So what is indefinite integral? The formula that gives all these antiderivatives is called the indefinite integral. ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन किसको कहेंगे? सीधी बात में इंटीग्रेशन को हम लोग सीधी तरीके से बता देते हैं, इसी तरीके से इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. दिस वन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में भी आप लोगों को अंतर पता है जरूर. डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव फंक्शन होता है. डेरिवेटिव निकालने के बाद जो फंक्शन हम लोगों को मिल रहा है उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं. और डिफरेंशिएशन है इसमें से उल्टा करके, मतलब y से हम लोग dy/dx जो निकालते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं. और फंक्शन को डेरिवेटिव कहते हैं. और ओरिजिनल फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल रहे हैं उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं. ज्यादा अच्छी तरीके से को दिमाग के अंदर घुसा लो. ठीक है, अभी देखो इंटीग्रेशन का मैं डेफिनेशन क्या देता हूं. इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो अगर बंदे को पता ही नहीं है व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, तो उसको क्या पता चलेगा कि इंटीग्रेशन क्या है. तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सीधा बात है, सीधी बात में हम लोग को आप लोगों को समझ में आ गई. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सर इंडेफिनिट इंटीग्रल को क्यों इंडेफिनिट इंटीग्रल बोला जाता है, इसको भी हम लोग अभी आसान भाषा में समझ लेंगे. तो आगे जाते हैं. इंटीग्रेशन आ रहे हैं. इंटीग्रेशन है ये, इसी चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन को अगर पढ़ना है तो इंटीग्रेशन को पढ़ के क्या करेंगे, थोड़ा ही कुछ उखाड़ लेंगे. हाँ, बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं. इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत सारा मार्क्स ऐसे ही नहीं दिया हुआ है. क्या क्या कर सकते हैं? पहला जो मेथड है इसमें हम लोग दो चीजें कर सकते हैं इंटीग्रेशन को लेकर के इन मैथमेटिक्स. फर्स्ट वन तो है वो हमें पता चल गया कि y डैश में से मुझे y निकालने का तरीका पता चल गया, f डैश में से मुझे f निकालने का तरीका जो है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू यूज करेंगे. ठीक है, तो दूसरा क्या है? पहले तो फंक्शंस निकालने का तरीका है. वो क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन whenever its derivative is given. If the derivative of a function is given, then we can easily find out the function with the help of integration process. ठीक है, ये पहला वाला है. दूसरा वाला क्या है? दूसरा क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा. सोचिए ये वाला एक कर्व या फिर ग्राफ है. ठीक है, इस ग्राफ के अंडर में किसी एक पॉइंट में, ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू a, ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू b. ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक कर्व के अंडर में जो एरिया निकल रहा है उसका वैल्यू निकालो. ठीक है, इसका एरिया निकालो. तो उस चीज को निकालने के लिए भी हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं. समझ में आ गया? दो तरीके हैं, दो चीजें हैं. क्या है? पहला वाला है जो फंक्शंस निकालने का प्रोसेस है, दूसरा वाला क्या है? एरिया निकाल रहे हैं. इसमें कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे. दोनों में आप लोग फंक्शंस और वैल्यूज में डिफरेंशिएट कर रहे हो. वो डिफरेंशिएट हो रहा है आप लोगों में. डिफरेंस क्या है वो समझ में आ रहा है. पहले वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग? फंक्शंस निकाल रहे हैं. और दूसरे में क्या निकाल रहे हैं? कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे. किसका वैल्यू? एरिया निकाल रहे हैं. तो आप लोगों को ये पता चल गया. जब एरिया निकालेंगे तो एरिया तो हम लोग ऐसे नहीं निकलेंगे. सपोज उसका एरिया निकल रहा है 3x या फिर 4y, बट 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस दिस 1. इस तरीके से एरिया जरूर नहीं निकलेंगे. एरिया कैसे निकलेगा? एरिया कुछ वैल्यूज में निकलेंगे. 100 स्क्वायर मीटर. ठीक है, 300 स्क्वायर सेंटीमीटर, लाइक दिस वैल्यूज में निकालेंगे. तो दूसरा जो प्रोसेस हम लोग यूज करके जो एरिया निकाल रहे हैं उसी मेथड को या फिर उसी इंटीग्रेशन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन. और जो पहला वाला जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन.
इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ। 1-2 मिनट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 मिनट अब ज्यादा वीडियो को देखो, बहुत कुछ समझना जरूरी है। मैथ्स पढ़ रहे हो, ऐसे ही नहीं सब कुछ होता है। तो क्या है, एक तो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को इंडेफिनेट क्यों कहा जाता है, डेफिनेट को क्यों डेफिनेट कहा जाता है, वो तो हम लोगों ने समझ लिया। इंडेफिनेट को क्यों इंडेफिनेट कहा जाता है उसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर क्या है, सोचिए एक फंक्शन है f(x), इसका वैल्यू है 2x² + 3। दूसरा एक फंक्शन है gx, उसका भी वैल्यू है 2x² + 5। ठीक है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा वो निकलेगा f'(x) = 4x। ठीक है ना, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा उसका वैल्यू क्या निकलेगा, आएगा 4x। ठीक है, अभी इसको मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा, सोचिए इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मैं gx निकालूंगा और इसका भी इंटीग्रेशन करने के बाद मैं fx निकालूंगा। ठीक है ना, तो इसका जो gx निकल के आएगा उसका चेहरा कुछ ऐसा होगा, 2x² + समथिंग। उसका भी निकल के आएगा 2x² + समथिंग। मतलब इसमें डेफिनेट वैल्यूज, जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो निकल के नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो निकल के नहीं आ रहे हैं ओरिजिनल फंक्शंस। ठीक है, कुछ कंडीशंस अगर हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है तो उसी कंडीशंस के अंडर ही हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कांस्टेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तब जाके वो वाला डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग उसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशंस ऐड कर रहे हैं। पता चल गया आप लोगों को, इसीलिए हम उसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस कहते हैं। ठीक है, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस को करने के लिए हम उसके साथ कुछ इस तरीके से चीजें लिखते हैं, c दिस वन + c, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। उसके बारे में आगे जाकर हम लोग एलाबोरेटली बात करेंगे। तो अभी क्या पता चला हम लोगों को, व्हाट इज इंटीग्रेशन पता चला, व्हाट आर इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल उसके बारे में पता चला, व्हाट आर एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। वो सारी चीजें हम लोगों ने आसानी के साथ आसान तरीके से अलग अलग चीजों में पढ़ के सीख लिया है। आप लोग उसको ठीक तरीके से समझना जरूर। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग सारे के जैसे एक तरफ के चले जाए, उसको पूछा जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है, देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं है मगर इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, धड़ाधड़ साम सॉल्व करते हैं, मगर मुद्दे बात उन लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई है। अभी आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन को जैसे डेरिवेटिव का नोटेशन है, इंटीग्रेशन में भी नोटेशन है। सोचिए ये वाला कैपिटल एस है, इसका सर पर मैंने पकड़ा हुआ है, पूंछ आप लोगों ने पकड़ा हुआ है, दोनों खींचते हैं। खींचने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यही है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यही है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी सोचिए एक फंक्शन है f(x), उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। एक्चुअली f(x) मतलब उसका f'(x) का डेरिवेटिव का है तो इंटीग्रेशन होगा, तो उसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये जो पूरा चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रल ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x। टर्म्स को अच्छी तरीके से समझिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसको क्या बताते हैं, इंटीग्रल of f with respect to x। ठीक है, तो ये हो रहा है। अभी जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको कहा जाएगा इंटीग्रेशन। दिस वन इज नॉट द इंटीग्रेशन ऑफ f(x), ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) और ऑल दिस, इसको डैश ही कर देते हैं, ये नहीं है। तो ये वाला सिंबल है, बीच में जो f'(x) निकाला हुआ है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उसको कहा जाता है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, INTEGRAND, इंटीग्रैंड। और जो dx आ रहा है ये इंडिकेट क्या करता है, ये इस तरीके से dx, कभी आप लोग dy, कभी आप लोग d थीटा, कभी आप लोग dt, कभी आप लोग d फाई, इस तरीके से अलग अलग चीजों में देखोगे। ये क्या है, ये वाला इंडिकेट कर रहा है इंटीग्रेशन होने वाला है विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन होने वाला है विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन होने वाला है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि डेरिवेटिव में हम लोग को पता है तो विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, t एटसेट्रा होते थे, वही इसी में भी आ रहे हैं। ठीक है, और f के अंदर जो x लिखा हुआ है वो क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सारे नोटेशन आप लोगों को पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग जो फॉर्मूला है उसके बारे में देखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, वो तो हम लोगों को पता चल गया, मगर उसी प्रोसेस को हम लोग करने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई हम लोगों को अलग तरीका यूज नहीं करना पड़ता अपने दिमाग को। कुछ फॉर्मूला, कुछ प्रोसेस होते हैं, उसी को अप्लाई करके सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजों का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगभग आपके बुक्स में पहले जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले लगभग 16 फॉर्मूलेस दिए गए हैं। तो मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, सोचिए एक फंक्शन है एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमें क्या पता है, कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो इसका मैं अगर इस तरीके से अगर आप लोगों को बोला जाए, इस तरीके से आप लोगों को इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, इसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली सीखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस सी क्यों आ रहा है, मैंने जो पहले बताया है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोगों को इस तरीके से सी लिखना पड़ता है। अगर आप चाहो तो दूसरा कोई कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। सॉरी, इसमें लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फिर से इसको लिखता हूँ। इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या निकल रहा है, साइन एक्स। हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स निकलेगा, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली साइन एक्स होना चाहिए, और साथ में कंडीशन हम लोगों ने जोड़ दिया, वो है सी। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट जोड़ दिया, इसको कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग हर एक सम को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को खत्म करने के बाद ये सी हम लोग यूज करेंगे। सोचना ये सी आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, वरना हाफ मार्क्स कटेंगे हर सम में। वो 2 मार्क का सम हो या फिर 4 मार्कों वाला सम हो, दोनों में ही हाफ मार्क्स काट दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोग सी को नहीं लिखोगे, उसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसमें टोटल कितने बोला है मैंने, टोटल 16 फॉर्मूलाज है पहले वाले एक्सरसाइज को खत्म करने से पहले। तो क्या फॉर्मूला है पहला वाला, मैं एक देखता हूं, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन dx, उसके लिए लिखा गया है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इसको अगर मैं उल्टा करके डेरिवेटिव करूंगा तो वो वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग आसानी से के साथ देख सकते हो। मैं इसको कुछ एलाबोरेटली टाइम कंज्यूमिंग चीजें है, उसको मैं कुछ अलग सा चीजें नहीं बता रहा हूं, तो मैं यही आप लोगों को बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है वो सब सीख लीजिए। कुछ अलग फॉर्मूला है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला वाला जो चीज है मैंने लिखा हुआ है उसको आप लोग देखिए। फिर है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इसमें लोग गलतियां करती है, इसमें एक माइनस कॉस एक्स है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। फिर है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, उसका वैल्यू आता है log mod x प्लस सी। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जब भी इंटीग्रेशन में आप लोग log यूज करेंगे उसमें मॉड्यूलस जरूर देना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, उसको मॉड्यूलस लिखना है। और दूसरी चीज, ये वाला जो log आ रहा है इसमें log mod x बेस ई होता है, एक्सपोनेंशियल का जो ई है वो वाला ई यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, और एक दूसरा है, उसको भी आप लोग देखिएगा, गौर करिएगा। इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स dx, उसका वैल्यू निकलता है ए टू द पावर एक्स बाई log a प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ है जो अलग से हैं, बाकी सारे तो आप लोग इस तरीके से देख के सीख लोगे। ओके, एक्सरसाइज 7.1 है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। जो पहला वाला जो सम है उसमें क्या बताया गया है, देखिए एक सम को शुरू करने से पहले उसमें कुछ अलग चीज है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। पहला वाला क्या सम है, फर्स्ट नंबर, उसमें दिया गया है साइन 2x। हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें क्या बोला गया है कि इंस्पेक्शन के थ्रू उसका वैल्यू निकालो जी। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से सम है, 1 to 5 इसी प्रोसेस में करने होंगे। तो पहला वाला जो सम है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मैं पूरी तरीके से लिख के आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि कोई भी मार्क्स आप लोगों का नहीं कटे। तो द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कौन सा था फंक्शन, साइन 2x इज ए फंक्शन ऑफ x whose derivative is sin 2x। ये लगभग सभी समूह में ये वाला लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। एंड इट इज नोन दैट, व्हाट इज नोन दैट, हमें पता है, पहले से ही पता है साइन 2x किसका डेरिवेटिव से निकल रहा है, वो कॉस को डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो कॉस 2x, साइन किसका डेरिवेटिव करने के बाद साइन आ रहा है, तो वो कॉस का डेरिवेटिव करने के बाद साइन आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ddx ऑफ कॉस 2x। उसका डेरिवेटिव क्या है हम लोगों को पता है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस, ठीक है,
साइन 2x, बाद में 2 भी आने वाला है, 2 को मैं सामने इस तरीके से रखता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है देखिए, तो साइन 2x का हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन 2x इज इक्वल टू क्या निकलेगा अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं, सो हाफ ddx ऑफ cos 2x, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी माइनस आपको अंदर ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव कांस्टेंट के ऊपर काम नहीं करता है, वो बाहर निकाल फेंकता है। cos 2x इस तरीके से आ रहा है, तो हमें मिल गया साइन 2x किसका डेरिवेटिव से मिल रहा है, माइनस हाफ cos 2x को अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो उसका वैल्यू साइन 2x आने वाले हैं। देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस हाफ cos 2x। ठीक है, इसको इस तरीके से करना है तो हमें पूरा जो सम है, पूरा जो मार्क्स है वो हमें मिल जाएंगे, कोई भी मार्क्स नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला सम। फिर दूसरा वाला सम हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा वाला सम। ठीक है, मैं दूसरा नहीं करूंगा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों ही सेम ही है लगभग। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, उसमें दिया हुआ है e⁻²x। ओके, तो उसी में फिर से वो वाला स्टेटमेंट लिखना है, द एंटी डेरिवेटिव etc. The antiderivative of e⁻²x is a function of x whose derivative is 2e⁻²x। उसको लिखने के बाद तो e⁻²x को डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव निकल के आएगा, वो e का डेरिवेटिव भी सेम ही आता है, वो हम लोगों को पता है। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे ddx ऑफ e⁻²x, उसका डेरिवेटिव करो, क्या निकलेगा e⁻²x इंटू 2 हो गया। अभी क्या करना है, इसको इस तरफ ले आते हैं, 2 इंटू e⁻²x इज इक्वल टू ddx ऑफ e⁻²x। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं, सो e⁻²x इज इक्वल टू ddx और हाफ को उस तरफ लेके ब्रैकेट के अंदर ही डाल देंगे, इस तरीके से कर लेते हैं। देयरफॉर e⁻²x कैसे मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव हाफ ऑफ e⁻²x का डेरिवेटिव ये वाला है। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज हाफ e⁻²x। बाहर आप लोगों को शायद कुछ शोर सुनाई दे रहे हैं, कुछ पटाखे वगैरह के, उसमें शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज हाफ ऑफ e⁻²x हो गया। ये दूसरा वाला सम भी हम लोगों ने कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी तीसरा वाला सम हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है देखिए, इसमें पूछा गया है ax प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए इसमें स्क्वायर है, तो उसका जो डेरिवेटिव इस फंक्शन का करना है, हमें पता है डेरिवेटिव करने के बाद उसका डिग्री थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम, एक बार करेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो 2 डिग्री कम हो जाएंगे डेरिवेटिव के। तो मतलब इसका जो किसका डेरिवेटिव करने के बाद ये वाला फंक्शन निकल के आएगा, उसका 1 डिग्री ज्यादा है। जो स्टेटमेंट है वो जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। तो ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ddx ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब का लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर था, अगर क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो स्क्वायर में आ जाएंगे, वो हमें पता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा जी, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 देन ax प्लस बी होल स्क्वायर, और ax का डेरिवेटिव करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है, इसको इस तरफ लिखते हैं, 3a देन ax प्लस बी होल स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू ddx ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब, बराबर है। ओके, तो इसमें से ax प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ, देखिए 3a कांस्टेंट है, उसको मैं अंदर डाल देता हूँ, 3a देन ax प्लस b होल क्यूब, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो, ये क्यूब है। ठीक है, therefore this one is the function whose antiderivative you have to find out। so हम लोगों को क्या एंड कैसे लिखने हैं, therefore antiderivative of ax plus b whole square is ax प्लस b होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू a। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अभी दूसरा करते हैं। ओके, दूसरा वाला सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ ताकि जितने भी सम मैं आप लोगों को करके दिखाऊं, उससे आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें जो फंक्शन दिया गया है वो एक्चुअली है क्या, देख लीजिए, साइन 2x है माइनस 4e⁻3x है, ये वाला फंक्शन है। तो वैसे तो हम लोगों को स्टेटमेंट वैसा ही लिखना है, कैसा लिखना है, वो हम लोगों ने जैसे लिखा हुआ है उसी को वैसा ही लिखना है। उसका जो डेरिवेटिव है, हुज डेरिवेटिव इज ऑल दिस थिंग्स। तो हमें क्या करना है, ये वाला फंक्शन देखिए कौन कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होने वाला है, ये साइन
2x है और ये वाला 4e⁻3x है। ठीक है, ये वाला फंक्शन किसका डेरिवेटिव होगा और ये वाला फंक्शन किसका डेरिवेटिव होगा, वो अलग अलग होंगे। sin 2x किसका डेरिवेटिव होने वाला है, देखिए दो तरीके से हम लोग इसको करते हैं। वी नो दैट दो अलग अलग पार्ट में, इधर एक करेंगे उधर एक करेंगे। सो sin 2x का डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव sin 2x होगा, हमें पता है cos का, तो ddx ऑफ cos 2x इसका डेरिवेटिव होगा -2 sin 2x। ठीक है, तो sin 2x किसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें मिलेंगे, किसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें मिलेंगे sin 2x। तो देखिए वो कैसा होगा, तो sin 2x तो उस तरफ -12 चले जाएंगे, वो हमें पहले से ही पता था। दिस वन cos 2x, ये वाला सम पहले भी किया हुआ था ना हम लोगों ने। सो sin 2x इज इक्वल टू दिस वन आ रहा है। सो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आ रहा है ये वाला, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -12 cos 2x आ रहा है। फिर दूसरा वाला है, अभी देखिए इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होने वाला है, मैं इसी को लेता हूं, ddx ऑफ 4e⁻3x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या निकलेगा, उस तरफ ये 3 4 जा 12 हो जाएंगे, 12e⁻3x। ठीक है, अभी क्या निकल के आएगा देखिए, तो 12e⁻3x इज इक्वल टू उस तरफ क्या होंगे, ddx 4e⁻ निकल रहे हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 4e⁻3x इज इक्वल टू ddx ऑफ 3 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, 4e⁻3x होल डिवाइडेड बाई 3। सो 4e⁻3x का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻3x इज 4e⁻3x होल डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए किसका होगा, हमें तो पता है डेरिवेटिव में माइनस को हम लोग को इस तरीके से नहीं लिखने होते हैं, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 4e⁻3x इज इक्वल टू, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या निकल रहा था, -12 cos 2x, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या निकल रहा है, 4e⁻3x होल डिवाइडेड बाई 3। हो गया, ये वाला सम भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। तो ये सम कुछ अलग अलग टाइप के हैं, कुछ अलग अलग जैसे हैं, और बाकी जो सम है जो हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है उसी को लेकर के बाकी सारे सम हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 यूज करते हैं, तो पूछा गया, देखिए फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एग्जाम्पल 6 to 20। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है इंटीग्रेशन 4e⁻3x प्लस 1 होल dx। मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। डेरिवेटिव में हम लोगों को पता है कि डेरिवेटिव लीनियर जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो करता है। व्हाट इज द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग और द पर्टिकुलर फंक्शन और द पर्टिकुलर ऑपरेशन। देखिए ddx अगर आप लोग करते हो, अंदर एक फंक्शन है fx, बीच में प्लस माइनस है, देन gx भी है। सोचिए इस तरीके को कोई फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए आप लोगों को बोला गया है, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का होगा, फिर बीच में जो साइन आएगा, फिर दूसरा वाला फंक्शन का होगा। ये सिर्फ प्लस और माइनस के लिए ही होते हैं, ऑपरेशन अगर है तो। हम लोग करते क्या है, ddx ऑफ fx प्लस माइनस ddx ऑफ gx, इस तरीके से लिखा जाता है। इसको हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ ऑपरेशंस। इंटीग्रेशन में भी वैसा ही होता है, इंटीग्रेशन में भी वैसा ही होता है। मतलब एक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे, सोचिए ये एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, अंदर कौन सा फंक्शन है, एफ भी है और जी भी है, बीच में प्लस या फिर माइनस हो सकता है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं है ये। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ, बाहर डीएक्स है शायद, तो डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी dx, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यही है लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए इसको शुरू करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अभी देखिए एक और चीज, इंटीग्रेशन हम लोग सम करते करते उसको सॉल्व करेंगे या फिर समझेंगे तो इजी हो जाएगी। इंटीग्रेशन कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट, साथ में फंक्शन हो सकता है, फिर dx है, ठीक है। तो वो वाला कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन मोड में है फंक्शन के साथ, तो उसको आप ढकल के बाहर निकाल सकते हो, जैसे डेरिवेटिव में होता था, ठीक वैसे ही। डेरिवेटिव में क्या होता था समझ लो, फिर से याद कर लो, ddx ऑफ 4x या फिर 4x² होता है, तो हम लोग 4 को पहले बाहर में धकल देते थे। 4 का कुछ होता नहीं है अगर वो मल्टीप्लिकेशन मोड में है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मोड में है तो उसको आप लोग बाहर धकेल करके इस तरीके से लिख सकते हो, c देन इंटीग्रेशन fx dx। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग सम करते करते आगे बढ़ेंगे। तो पहले में क्या करना है, इसको बाहर धकेल लीजिए, बाहर धकेल दिया मैंने, e⁻3x देन dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो इसका क्या होगा 4, और इसका जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, मगर मैं आप लोगों को एक ट्रिक यहाँ पर ये बताता हूँ। किसी भी फंक्शन में अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, जैसे कि ये भी हो सकता है, साइन x का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है माइनस कॉस x। अगर आप लोगों को बोला जाए साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3। जो मल्टीप्लिकेशन मोड में है वो उसको डिवाइड कर देने हैं, डेरिवेटिव में वो मल्टीप्लिकेशन होता था। तो इसी में क्या होगा, अगर 3 के साथ x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का इंटीग्रेशन e होता है, सो e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होगा। बाद में जो 3 मल्टीप्लाई है x के साथ उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। प्लस इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है सिर्फ x निकलेगा, साथ में c लिखना पड़ेगा। व्हाट इज c? समहाउ आप इसको इलेबोरेटली भी लिख सकते हो, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिखो, इंडेफिनिट इंटीग्रल में अगर इसको छोड़ दोगे तो हाफ मार्क्स कट दिए जाएंगे। सम अगर 2 का हो तो भी हाफ मार्क्स कटते हैं, सम अगर 4 का हो तो भी हाफ मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, निकल गया हमारा सॉल्यूशन। तो फिर बाद में दूसरा वाला सम करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर देन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल dx, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो ना, पहले इसको अंदर डाल दो, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 1 हो गए जाएंगे, dx हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या है, अभी तो हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। उसमें क्या बता रहा है, अगर n का वैल्यू -1 नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है, सो n को एक एक करके बढ़ाने हैं, x टू द पावर n था, x टू द पावर n प्लस 1 होंगे, होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा, साथ में c तो जरूर लिखना है। तो अभी देखिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका वैल्यू निकलेगा x प्लस c। अभी एक चीज आप लोग गौर कीजिए, हर एक फॉर्मूला, जैसे कि इसमें मैं इंटीग्रेशन करने के बाद स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं सर इसका भी तो c लिखना है और इसका भी इंटीग्रेशन हुआ है उसका भी c लिखना है, तो 2 c करके हम लोग 2c लिखेंगे। जैसे देखिए ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है वो हम लोगों को पता है, सभी कांस्टेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट हम लोग बिठाते हैं, किसी भी कांस्टेंट के लिए c इसलिए लिखा जाता है कि कांस्टेंट का c फॉर्म है, ठीक है, c फॉर कांस्टेंट। तो वो सारे कांस्टेंट को एक साथ मिला करके हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप में उसको इंटीग्रेशन करोगे तो हर स्टेप में अलग अलग करके आप लोगों को इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिठाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेटली आप लोगों को समझाता हूँ। सोचिए कोई एक स्टूडेंट इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, पहले इसको इंटीग्रेशन कर लिया, लिख लिया सर इसका आएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन dx आ रहा है, इसका अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, मगर इसका तो इंटीग्रेशन हो गया है ना। इसके लिए आप लोगों को एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। सोचिए मैंने c1 लिखा हुआ है, फिर क्या कर रहे हैं, x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन हो गया x प्लस, अभी वो वाला पहला वाला कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। सोचो मैंने c2 लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एक साथ करेंगे एक ही कांस्टेंट हम लोग को बिठाना पड़ेगा, अगर अलग अलग स्टेप में कर रहे हैं तो अलग अलग कांस्टेंट बिठाओ, मगर एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन हो रहा है, हर एक के लिए अलग अलग आप लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखोगे, वैसा जरूरी नहीं है। अगर कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर करना जरूरी नहीं है। आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हो तो उसके लिए आप लोगों को दिमाग का यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ आप लोग बताया सर c1 c2 कहाँ से आए, मैंने अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया है, उसका सिंबल मैं क्या दूंगा वो मेरी मर्जी है। थोड़ी सीबीएसई बताएगा कि मैं c1 यूज करूँ कि c यूज करूँ कि c2 यूज करूँ कि k यूज करूँ वहां पर, ठीक है। बट अगर आप लोग c के अलावा कुछ और यूज करते हो तो उसको लिख दो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वरना पूछेंगे सर, ठीक है। समझ में आ गया, तो ठीक है। अगर इसका वैल्यू मैं अगर देखूं तो इसका वैल्यू प्लस c इस तरीके से हम लोग पहले में लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ इंटीग्रेशन हो चुके थे ना, तो हो गया ये वाला सम। ओके, अभी 8 नंबर करूं, ठीक है कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा आप लोग देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8
वो भी देख लो क्या है इसमें। ये वाला तो जरूरी है, करना बहुत जरूरी था, मैंने देखा नहीं ठीक तरीके से bx प्लस सी, क्योंकि मैं तो पहले इसको प्रिपेयर करके नहीं लाता हूँ, क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करता रहता हूँ, उससे मेरे मन में जो विचार आते हैं वो आपके साथ खुल के उसको बात बता सकता हूँ, तो आप लोगों को भी समझ में आता है। देखिए पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ax² dx लाने हैं, प्लस इंटीग्रेशन bx dx लाने हैं, प्लस इंटीग्रेशन c dx लाने हैं। देखिए यहाँ पर a, b और c जो है सारे कांस्टेंट है, छोटे अक्षर में स्मॉल लेटर्स में a b c दिए हुए हैं, सारे कांस्टेंट है। कहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लाइट आता है, ओके। a b और c है, ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट में क्या पता है हम लोगों को, इंटीग्रेशन के बाहर धकेलना पड़ता है अगर वो मल्टीप्लिकेशन मोड में है। यहाँ पर a x² dx के साथ मल्टीप्लिकेशन मोड में, इसको बाहर धकेलो, धक्के मार के बाहर निकाल लो। b भी वैसा ही है, धक्के मार के बाहर निकाल लो। c भी वैसा ही है, धक्के मार के बाहर निकाल लो, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, a को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन x² dx आ रहा है, प्लस b को भी बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन x dx आ रहा है, प्लस c को भी बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन dx आ रहा है, बराबर है। इसमें और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, आप लोग सम को गौर से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कुछ और चीजों को सीखने में मिलेंगे यहाँ पर हमें। तो अभी देखिए ये तो बाहर निकल गया ना, ये वाला फॉर्मूला में यूज करना है। एंड जब तक -1 नहीं होता है तब तक ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, 1 2 3 4 या फिर कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्सेप्ट -1। तो x का वैल्यू अगर 2 है, x के सर पर x रेजर 2 है या फिर x टू द पावर 2 है, तो उसका वैल्यू निकलेगा x³ डिवाइडेड बाई 3, प्लस b तो बाहर ही था ना, बेचारा बाहर बैठा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, तो इसके सर पे 1 है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, बराबर। तो x² डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस c भी बाहर बैठा हुआ है, dx का इंटीग्रेशन हमें पता है x है, साथ में एक सिंगल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। इसको अलग अलग स्टेप में हम लोगों ने नहीं किया है, एक ही लाइन पे सारे इंटीग्रेशन हो गए, दैट्स व्हाई c इज हियर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन c एंड दिस वन c? ये वाला छोटा c है जो हम लोगों ने दिया हुआ है, ये वाला बड़ा c है जो हम लोगों ने ऐसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर इसको हटा करके k भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में लिख देंगे व्हेयर k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, जो चीज मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था, स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम होती है इस लाइन पर आने पर, क्या प्रॉब्लम होती है, इंटीग्रेशन लिखते हैं, ax² लिखते हैं, साथ में जो ये है dx है इसको नहीं लिखते हैं, कभी कभी स्किप हो जाता है, कभी कभी भूल भी जाते हो, उसमें मार्क्स कटते हैं, ठीक है। हर इंटीग्रेशन के लिए एक ऑपरेटर होना जरूरी है, इसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, जो ऑपरेट करता है इंटीग्रेशन को, मतलब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है ये वाला बोल देता है। तो हर एक इंटीग्रेशन सिंबल के लिए ये होना जरूरी है, उसको स्किप मत कर, ठीक है। तो ये हो गया सम, 8 नंबर सम भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सम है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें 3 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e टू द पावर x, साथ में dx है। तो इसको सेपरेशन करो, 2x² dx वो सारे हम लोगों को पता है, e टू द पावर x dx इसका डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर x प्लस c। सम सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर नंबर 11 हम लोग ट्राई करते हैं, नंबर 10 उसको भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर, इस तरीके से dx भी साथ में दिया हुआ है। पहले क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको एक्सपांड कर देते हैं। √x का स्क्वायर करेंगे x निकलेगा, -2 इंटू दिस 2 मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2 निकलेगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x निकलेगा, ठीक है ना। dx अभी लीनियर प्रॉपर्टी आप लोगों को यूज करना है, क्या लिखेंगे वहां पर, इंटीग्रेशन x dx -2 को बाहर ही निकाल देते हैं, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, इतना ज्यादा कुछ मैं बकता नहीं हूँ, यहाँ पर 2 निकल के आएंगे, -2 इसका इंटीग्रेशन x निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन log mod x, बार बार बता तो इंटीग्रेशन में log यूज करना है, साथ में mod देना पड़ेगा, mod जरूरी है, फिर वरना मार्क्स कटेंगे। खत्म हो गया। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, इसमें है x³ प्लस 5x² -4 होल डिवाइडेड बाई x² देन dx दिया हुआ है। इस वाले सम में इसको इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे। व्हाट इज इंडिविजुअल डिवीजन, आप लोग मेरे क्लास में नए हो तो आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल डिवीजन क्या होगा। इंडिविजुअल डिवीजन मतलब हर एक को अलग अलग करके डिवाइड करो विद x²। तो इसको क्या मिलेंगे, x³ डिवाइडेड बाई x²
प्लस 5x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 4/x² देन dx। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए x³ मतलब x dx प्लस ये तो 5 निकलेगा, इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 dx डिवाइडेड बाई x²। अभी देखो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका वैल्यू मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ तो आप लोगों को कुछ और सीखने को मिलेगा। ये है x²/2 इसका इंटीग्रेशन प्लस 5 तो बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ x। यहाँ पर देखिए 4 को बाहर निकाल दो, 1/x² आएगा, इसको मैं x⁻⁻2 dx लिख रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है, दो पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, ये बेचारा अभी भी लटका हुआ है। इसके लिए मैं एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करता हूँ c1, ठीक है, करना पड़ेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x²/2 है प्लस 5x है माइनस 4 है। अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁻n dx x⁻n+1 बाई n+1 देन c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए था, -1 नहीं होना चाहिए, मगर ये तो -1 नहीं है, -2 है, इसको यूज कर सकते हैं। x⁻⁻2 प्लस 1 मतलब x⁻⁻1 बाई -1 प्लस फिर कांस्टेंट ऑफ c लेते हैं, c को को चेंज करके c करते हैं, मतलब इसमें भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसके साथ प्लस करके मैंने इसको c लिख दिया है, मतलब चेंज हो गया है। आप c2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हर हमेशा c लिखना है वैसा कोई बात नहीं है। इससे पहले माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई x प्लस c है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके फिर देखिए 12 नंबर जो सम है लगभग सेम ही है, मैं उसको लेके आगे नहीं बढ़ता हूँ। 12 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है। 12 नंबर सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 है, नीचे x माइनस 1 है dx। इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग डायरेक्टली डिवाइड करते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हो। मैं उसको फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, x² को कॉमन ले लेते हैं, अंदर x माइनस 1 आएगा, इसमें 1 कॉमन लेते हैं, सॉरी ये वाला माइनस था शायद, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो चीज़ आ रही है उसको लिख सकते हो। मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, x² कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 आ रहा है, नीचे आ रहा है x माइनस 1 dx। फैक्टराइजेशन मैं इतने लेबरेटली नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या निकलेंगे, x² प्लस 1 देन x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। दोनों कट गए, कटने के बाद क्या निकल रहे हैं, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 देन ओनली dx। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x प्लस c। बराबर, ये हो गया। अभी 14 को देखते हैं, 14 में क्या पूछा है। 14 में बोला गया है 1 माइनस एक्स, देन बाहर है √x देन dx। देखिए कोई बात नहीं, आप लोगों को ये शायद पता चल चुका है, ये आएगा √x dx माइनस इंटीग्रेशन x √x dx। क्या करना है, √x का मतलब क्या है, x⁻½ dx माइनस इसको अगर ऐड करेंगे 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 x⁻³ dx। पावर का ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो इसमें क्या आएगा, देखिए x नॉट इज इक्वल टू -1 के लिए सारे के लिए वाला फॉर्मूला इजी, मतलब n नेचुरल नंबर नहीं है, n रियल नंबर है, ठीक है, जिसमें n इज नॉट इज इक्वल टू -1 आएंगे। तो हाफ को भी आप लोग यूज कर सकते हो, x⁻½ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। मैं लेबरेटली इसको लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, x⁻³ प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 और एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये निकल के आएगा क्या, 3/2। मैं इसको 2/3 इस तरीके से लिख लेता हूँ, x⁻³ माइनस ये भी क्या आएगा 5, सो 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड x⁵/3। सॉरी ये ऐसा नहीं आएगा, उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 5 आने वाले हैं, ठीक है, प्लस c है अंदर। इस तरीके से इसको हम लोग कर लेते हैं। हो गया, 14 नंबर सम भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप लोगों को शायद बोरिंग लग रहा है, सर ये क्या कर रहे हो, कोई 15 भी सेम ही है, इसको छोड़िए। 15, 16, कोई 16 और 17 भी सेम है। हम लोग, मैं 17 को सॉल्व कर सकता हूँ, 17 को सॉल्व कर लेता हूँ, 16 आप लोग कर लेना, दोनों सेम ही है, किसी भी एक को कर सकता था। तो 2x² है माइनस 3 sin x है प्लस 5 √x है, बाहर dx दिया हुआ है, ठीक है,
तो इसमें सेपरेशन हो जाएगा ना, 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 5√x dx। इसको एक ही साथ कर दो, 2 तो बाहर चला जाएगा, इसका निकलेगा x³ डिवाइडेड बाई 3, माइनस 3 बाहर चला जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x का माइनस होता है, माइनस cos x, वो याद रखना। इसमें गलती इसलिए मैंने पहले ही बताया था, लोग यहाँ पर गलती करते हैं। ये क्या होगा, x⁴ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, तो ये क्या निकलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3, देन x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, फिर प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 है मतलब 10 डिवाइडेड बाई 3 आएंगे, देन x⁴ प्लस c आ रहे हैं। ओके बराबर। ओके 17 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, फिर 18 भी करना पड़ेगा, 19 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 18 देखते हैं। चलिए जल्दी से सम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सम है। 18 उसमें पूछा गया है sec x बाहर है, फिर बाद में sec x अंदर भी है, प्लस tan x है, ये वाला जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, ये निकलेगा sec² x dx प्लस फिर निकलेगा sec x फिर tan x dx। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके तो हमें पता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला में लिखा हुआ है sec² x dx का वैल्यू निकलता है tan x, एंड इंटीग्रेशन sec x tan x का वैल्यू निकलते हैं sec x। ओके तो इसका वैल्यू निकलेगा tan x, सॉरी इंटीग्रेशन निकलेगा और इसका इंटीग्रेशन निकलेगा sec x प्लस c। कंप्लीट हो गया कौन सा 18। अब चलो अभी 19 भी सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 19, इसका क्या है, इंटीग्रेशन sec² x होल डिवाइडेड बाई cosec² x देन होल dx। देखो इसको 1 बाई करके कर लेते हैं। sec का मतलब क्या है 1 बाई cosec², सॉरी cos² cosec का मतलब क्या है 1 बाई sin²। तो देखिए sin² ऊपर चला जाएगा, sin² x, और sec का मतलब cos² x नीचे आ रहा है, ये साइन है, dx तो इसका क्या है tan² निकलेगा, tan² x dx बराबर। अभी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में चले जाते हैं। tan² को कैसे लिखा जा सकता है, sec² माइनस 1 dx। अभी आप लोग बताओगे सर इसको क्यों ऐसे घुमा रहे हो, फॉर्मूला देखो उसमें tan² का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया है। तो इंटीग्रेशन को tan को अगर मैं sec में कन्वर्ट कर दूंगा तो इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। तो ये निकल के आ रहा है sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन dx। तो sec का इंटीग्रेशन निकल रहा है tan x माइनस इसका इंटीग्रेशन x प्लस c। खत्म हो गया ना। तो अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं 20 नंबर सम, नंबर 20। तो इसमें क्या है जी, हाँ इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x है और होल डिवाइडेड बाई cos² x है बराबर, साथ में dx तो बैठा हुआ है आराम से, सेपरेशन कर लो ना, 2 डिवाइडेड बाई cos² x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x होल डिवाइडेड बाई cos² x। इसको सेपरेट कर देते हैं, कोई वाला इंडिविजुअल डिवीजन करके सेपरेशन कर दिया गया है। तो इसमें क्या निकलेगा 2 sec² x dx माइनस, इसमें देखिए इसको इस 2 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, निकाल दो बाहर, अंदर रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 3 को भी मैंने बाहर निकाल दिया है। अभी देखिए साइन बाई cos², तो साइन बाई cos करेंगे तो उसको tan मिलेगा हमें आसानी के साथ। देखिए फिर एक cos भी है ना, 1 बाई cos है, 1 बाई cos को आप लोग sec x भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो ये 2 बाहर है, sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। तो 20 नंबर भी सॉल्व हो चुके हैं। अभी 2 और क्वेश्चन है 21 एंड 22। 21 एंड 22 में क्या है देखिए, 21 एंड 22 दोनों में ही MCQ दिया हुआ है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, कुछ भी करना नहीं है, 21 का दिया हुआ है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, √x प्लस 1 बाई √x का एंटी डेरिवेटिव निकालो बताया है। तो √x का मतलब क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन ही करना है ना, वो वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी प्रोसेस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x⁴ माइनस हाफ dx, इस तरीके से करना होगा। इसका इंटीग्रेशन निकलेगा 3/2 बाई 3/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा 1 प्लस दिस 1, मतलब 1/2 बाई 1/2 प्लस c तो साथ में होगा ही, तो इसका क्या निकल रहा है 2/3 x⁴ 3/2 माइनस 2 √x, या फिर x⁴ हाफ प्लस c बराबर। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी
2/3 आने वाला है। 2/3 कहाँ पर है? 2/3 सिर्फ बी और सी में ही है। 3/2 3/2 मतलब ये सी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मिला के देख लो। 2/3 x⁻³ प्लस, अच्छा सॉरी बीच में प्लस था, हम लोगों ने माइनस करके लिखा हुआ है, वो प्लस ही होगा। सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो गया। ओके, बंगाली में एक बात बोलते हैं, मानुष मात्र ही भूला है, भूल इंसान करते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी इंसान ही हूँ, प्लस होने चाहिए थे, माइनस हो चुके हैं। ओके, फिर दूसरा वाला टाइम बर्बाद ना करते हुए दूसरा वाला सम भी देख लेते हैं। कौन सा सम है? 22। इसमें क्या पूछा है वो गौर से देखिएगा। इसमें पूछा गया है ddx ऑफ fx इज गिवन, दिस वन इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ बोला गया है कि f ऑफ 2 का वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो fx का वैल्यू निकालो। f ऑफ 2 का वैल्यू 0 है, ये दिया हुआ है, गिवन है, कंडीशन है, तो f का वैल्यू निकालो, fx का वैल्यू निकालो। वी हैव टू फाइंड आउट fx। इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेटली करूंगा, कुछ चीजें आप लोगों को समझाने वाली जरूरी है, वरना शॉर्ट में भी करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, मगर कुछ चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। क्या चीज है? देखिए, इसका ddx दिया हुआ है, fx हमें निकालना है, तो देखो मैं इसको ऐसे करूंगा, dfx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, उस तरफ dx चले गए। अब मैं दोनों ही तरफ इंटीग्रेशन को यूज करता हूँ, ठीक है। गौर से देखिएगा सम को, गौर से देखो। अभी देखो इंटीग्रेशन dx का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। उसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का d है, दोनों आपस में बहुत मार झगड़ा मारामारी करते हैं, मारामारी करने के बाद एक दूसरे को खा जाते हैं, तो x हमें मिलता है। सिर्फ वही है, इस तरीके से हर कोई d भी होगा, या फिर इंटीग्रेशन d ऑफ वॉट एवर gx भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो d ए निकल जाएगा फिर gx हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी d और इंटीग्रेशन निकल जाएगा, हमें सिर्फ fx मिलेंगे। तभी देखो, इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारा इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया है, तो 4 तो बाहर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आएगा। देखो ये तो x टू दी पावर -4 होने वाले हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे +1 डिवाइडेड बाई -4 +1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? x टू दी पावर -3 होल डिवाइडेड बाई -3 प्लस c, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 4 कट गए, x टू दी पावर 4 है, यहाँ पर 3 कट गए, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, 1/x³ हो गया, फिर प्लस c है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 चूज करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है। अभी देखो इधर f ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो f ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में इन 1 पुट x इज इक्वल टू 2, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? f ऑफ 2, दिस वन इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 मतलब 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस आ रहा है नीचे, और ऊपर 6 8 48, 8 4 रिमाइंडर 4 12 प्लस 1 प्लस c, तो c का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। c का वैल्यू क्या निकलेगा? उधर तो 0 आ रहे थे, f ऑफ 2 का वैल्यू 0 है, तो ये उस तरफ चला जाएगा ना, -8 और ऊपर आ रहा है 129, c का वैल्यू क्या निकल रहा है? 129। देयरफॉर फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन 1 क्या इंप्लाई करेगा? f ऑफ x का वैल्यू क्या है? x टू दी पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, जो कि c का वैल्यू निकल चुका था। यही है वो वाला आंसर। अभी इसको मैच कर लो, कौन से ऑप्शन के साथ ये वाला मैच कर रहा है? x³ देन सॉरी x टू दी पावर 4 प्लस 1/x³ कहाँ पर है? हाँ c ही लग रहा है मुझे, फिर से सॉरी a है, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/a, तो ये a इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को शायद अच्छा लगा, ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।